हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे। थोड़ा सा कोविड नियमों का पालन कीजिएगा प्लीज़। घर में ही रहिएगा, कोरोना स्प्रेड बहुत ज़्यादा हो रहा है। जान है तो जहान है ना? तो इन नियमों का ज़्यादा से ज़्यादा पालन कीजिएगा। चलिएगा, हम अपनी सेकंड क्लास आज स्टार्ट करते हैं ज्योग्राफी की। कल मैंने आपको हल्का सा ओवरव्यू दिया था, बताया था गंगा रिवर के बारे में। आज हम पूरी की पूरी गंगा रिवर के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। सो फिज़िकली और मेंटली प्लीज़ पूरी की पूरी वीडियो को एक टेंटेटिव तरीके से देखिएगा और ध्यान से अटेंड कीजिएगा। मैं स्टार्ट करता हूँ गंगा रिवर सिस्टम के बारे में। गंगा नदी तंत्र देखिएगा। अगर गंगा रिवर की बात करते हैं तो गंगा रिवर वाटर डिस्चार्ज या हिंदी में जल के प्रवाह के मामले में विश्व की तीसरी सबसे बड़ी नदी है। गंगा इज़ द थर्ड लार्जेस्ट वाटर डिस्चार्ज रिवर इन द वर्ल्ड। तो विश्व की तीसरी सबसे बड़ी जल प्रवाह वाली नदी है आपकी कौन सी? गंगा। याद रखिएगा, विश्व में पहले नंबर पे सबसे अधिक जल प्रवाह वाली नदी साउथ अमेरिका की अमेजन रिवर है और दूसरी आपकी अफ्रीका की कोंगो नदी है और विश्व की तीसरी बड़ी नदी के रूप में नाम आता है आपका किसका? गंगा का। चलेगा, अगर मैं गंगा की बात करूं तो गंगा रिवर का ओरिजिन कहाँ से होता है या गंगा नदी कहाँ से निकलती है? देखिएगा, अगर हम गंगा की बात करें तो हमने एक स्टोरी या एक कहानी सुनी होगी कि एक व्यक्ति थे भागीरथ। उन्होंने भगवान शिव की आराधना की। भगवान शिव ने खुश होकर के अपनी जटाएं खोल दी और उन्हीं जटाओं से धरती पे अनवरत हो गई आपकी रिवर कौन सी? गंगा। ये एक फेरी टेल है। बचपन में हर माँ अपने बेटों को ऐसी कहानियाँ, बेटियों को ऐसी कहानियाँ सुनाती रही होंगी। हमने भी ये कहानी सुनी है। लेकिन आप याद रखिएगा कि गंगा रिवर को एग्जैक्ट हमारे माइथोलॉजी में और जो हमारी प्राचीन बुकें हैं उनमें कनेक्ट किया गया है एक कैरेक्टर से जिसका नाम है भागीरथ। अगर मैं बात करूँ गंगा का ओरिजिन या गंगा का उद्गम स्थल कौन सा है तो गंगा नदी गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। ये नदी गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है और देखिएगा, गंगोत्री ग्लेशियर से निकलने वाली बेसिकली रिवर गंगा भी नहीं है। गंगोत्री ग्लेशियर से निकलने वाली रिवर या नदी का नाम है भागीरथी रिवर, भागीरथी नदी। ग्लेशियर गंगोत्री ग्लेशियर उत्तराखंड में 3900 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है और आपको पता है कि एक ग्लेशियर में बर्फ़ जमी होती है और जब बर्फ़ किसी ग्लेशियर में जमती है तो उसका अपना कोई स्पेसिफिक रूप या कोई आकार नहीं होता। गंगोत्री ग्लेशियर्स में जो बर्फ़ जमी हुई है वो एक गाय के मुंह के आकार में जमी हुई है, इसीलिए गंगोत्री ग्लेशियर को ही गोमुख के नाम से भी जानते हैं। तो याद रखिएगा, गंगोत्री या गोमुख से ओरिजिनेट या निकलने वाली नदी है आपकी कौन सी? भागीरथी। देखिएगा, भागीरथी की अगर मैं बात करूं तो जब कोई छोटी नदी किसी बड़ी नदी में आकर के मिलती है तो वो उसकी कहलाती है ट्रिब्यूटरी, या हिंदी में ट्रिब्यूटरी को ही कहते हैं हम सहायक नदियां। गंगोत्री या गोमुख ग्लेशियर जो कि आपका कहाँ पे है? उत्तराखंड में। गंगोत्री या गोमुख ग्लेशियर के पास से ही एक और ग्लेशियर है जिस ग्लेशियर का नाम है कैटलिंग, कैटलिंग ग्लेशियर। और कैटलिंग ग्लेशियर से एक नदी निकलती है और उस नदी का नाम है भिलंगना रिवर। याद रखिएगा, उस नदी का नाम क्या है? भिलंगना रिवर या भिलंगना नदी। भिलंगना नदी और भागीरथी नदी के कॉन्फ्लुएंस, भिलंगना और भागीरथी नदियों के संगम के ऊपर ही उत्तराखंड में एक बांध बनाया हुआ है जिस बांध का नाम क्या है? टिहरी डैम। याद रखिएगा, टिहरी बांध का निर्माण 2006 में हुआ था और इट इज़ द टोलेस्ट डैम ऑफ इंडिया। ये भारत का सबसे ऊंचा बांध है। अगर आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है कि टिहरी बांध कौन सी नदी पे है तो हम कहेंगे भागीरथी रिवर पे। और अगर एग्जैक्ट आपसे ये कोई पूछता है कि किन किन नदियों के संगम पे तो हम कहेंगे भागीरथी और भिलंगना नदियों के संगम पे हमारा कौन सा? टिहरी बांध। ठीक है,
आगे चलते हैं। 2013 में वाटर डिज़ास्टर आया था, जल प्रलय आई थी आपकी। और जो आपकी वाटर डिज़ास्टर आई थी वो आपकी आई थी कहाँ पर? केदारनाथ। देखिएगा, अगर मैं बात करूँ केदारनाथ, तो केदारनाथ से एक रिवर ओरिजिनेट या एक नदी निकलती है जिस नदी का नाम है मंदाकिनी। मंदाकिनी रिवर। ये मंदाकिनी ही नदी है जिसके ऊपर 2013 में वाटर डिजास्टर या जल प्रलय आई थी। तीसरा हमारा है बद्रीनाथ। देखिएगा, बद्रीनाथ, केदारनाथ और गंगोत्री, ये तीनों के तीनों हैं आपके कहाँ पे? उत्तराखंड। उत्तराखंड में बद्रीनाथ की अगर मैं बात करूं तो बद्रीनाथ के पास आपकी नंदा देवी, कामेट और त्रिशूल नाम की कुछ एक इम्पोर्टेंट माउंटेन पीक्स या पर्वतीय चोटियां हैं। और इन्हीं चोटियों में बसा हुआ एक ग्लेशियर, जिस ग्लेशियर का नाम है सतोपथ हिमनद। सतोपथ ग्लेशियर। और बद्रीनाथ स्थित सतोपथ ग्लेशियर से एक रिवर या एक नदी निकलती है जिस नदी का नाम है अलकनंदा। याद रखिएगा, जिस नदी का नाम क्या है? अलकनंदा। सतोपथ बद्रीनाथ से निकलने वाली नदी। आगे चलते हैं। एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा, एक वर्ड आपका आएगा बार बार, प्रयाग। प्रयाग का एग्जैक्ट मतलब होता है कॉन्फ्लुएंस। कॉन्फ्लुएंस को हिंदी में हम क्या कह देते हैं? संगम। मतलब कोई ऐसी जगह जहाँ पर एक या दो से ज़्यादा नदियाँ आपस में एक दूसरे से मिलती है, हर वो जगह कहलाएगी प्रयाग या संगम। बेसिकली पंच प्रयाग। पंच प्रयाग, 5 प्रयाग हैं आपके कहाँ पे? उत्तराखंड में। वैसे टोटल 6 प्रयाग हैं। एक है उसमें प्रयागराज, जिसे सभी प्रयागों का राजा कहा गया है, जो कि नाम है आपका किसका? इलाहाबाद का। लेकिन यहाँ पर मैं आपको पहले बताऊँगा पंच प्रयाग के बारे में। और ये 5 प्रयाग कहाँ पे है आपके? उत्तराखंड। देखिएगा, इन पंच प्रयाग में से पहला प्रयाग है आपका विष्णु प्रयाग। विष्णु प्रयाग। देखिएगा, ये आपकी अलकनंदा रिवर है और यहाँ से एक नदी आ रही है जिस नदी का नाम है धौली गंगा। धौली गंगा। बेसिकली विष्णु प्रयाग वो जगह है जहाँ पर धौली गंगा रिवर आकर के मिलती है किससे? अलकनंदा से। अलकनंदा से। आपको पता होगा धौली गंगा की भी एक सहायक नदी है ऋषि गंगा, जिसमें इसी साल फरवरी में वाटर डिजास्टर, बाढ़ आ गई थी, जिससे कि वहाँ पर बन रहे तपोवन हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट में फंस करके काफ़ी वहाँ पे काम करने वाले वर्कर्स की डेथ हो गई थी। तो बेसिकली वो धौली गंगा की सहायक नदी थी ऋषि गंगा, उसमें वो बाढ़ आई थी। तो विष्णु प्रयाग पे धौली गंगा मिलती है किससे? अलकनंदा से। अगला जो प्रयाग है वो है आपका नंद प्रयाग। नंद प्रयाग। नंद प्रयाग वो जगह है जहाँ पर नंदाकिनी, याद रखिएगा, नंदाकिनी रिवर मिलती है किससे? अलकनंदा से। नंदाकिनी रिवर का मिलन होता है यहाँ पे अलकनंदा से। बेसिकली इन सब छोटी नदियों के मिलने के बाद भी इस नदी का नाम क्या पड़ा रहता है? अलकनंदा। अगला प्रयाग है आपका कर्ण प्रयाग। कर्ण प्रयाग। कर्ण प्रयाग वो जगह है जहाँ पर पिंडार, पिंडार नदी मिलती है किससे? अलकनंदा से। देखिएगा, ये आपकी पिंडार नदी है और ये यहाँ पे मिल रही है किससे? अलकनंदा से। अगर मैं बात करूँ, एक मूवी आई थी, वीर मूवी थी सलमान खान की, जिसमें सलमान खान ने एक पिंडारी का रोल प्ले किया था। तो पिंडारी बेसिकली उत्तराखंड में पाई जाने वाली एक ट्राइब्स थी जो हमेशा से मुग़लों का, बेसिकली औरंगजेब का विरोध करते थे और मराठाओं को बहुत ही ज़्यादा हेल्प करते थे। चूँकि ये जनजाति पिंडार नदी के किनारे पे बसी हुई थी, इसीलिए उस ट्राइब या उस जनजाति का नाम भी क्या पड़ गया? पिंडारी। तो पिंडार रिवर मिलती है कर्ण प्रयाग पे आके किससे? अलकनंदा से। ये नदी आगे चलती है, इस नदी का नाम रहता है अलकनंदा ही। और यहाँ से आपकी रिवर आ रही है कौन सी? मंदाकिनी। इस जगह का नाम है हमारा रुद्रप्रयाग। याद रखिएगा, फोर्थ जो आपका प्रयाग है वो है आपका रुद्रप्रयाग। रुद्रप्रयाग वो जगह है जहाँ पे आपके आपस में आकर के मिलती है अलकनंदा और कौन सी रिवर? मंदाकिनी। अलकनंदा और मंदाकिनी। रुद्रप्रयाग से ये नदी आगे चलती है। अब इस नदी का नाम पड़ जाता है अलकनंदा और यहाँ से आपकी आ रही है भागीरथी।
अलकनंदा और भागीरथी एक दूसरे से मिलती है देवप्रयाग। ये पंचप्रयाग का सबसे अंतिम प्रयाग है जिसका नाम है देवप्रयाग। बेसिकली वो जगह है जहाँ पर अलकनंदा और भागीरथी नदी आपस में मिलती है। और देवप्रयाग ओनवर्ड्स, देवप्रयाग के बाद और इस रिवर को किसके नाम से जाना जाता है? गंगा। याद रखिएगा, गंगा एक रिवर नहीं है, गंगा इन सभी नदियों का कॉन्फ्लुएंस या हिंदी में सम्मिलित रूप है। और देवप्रयाग के बाद ही इस नदी का नाम होता है गंगा, अदरवाइज इससे पहले गंगा का कहीं पर भी गंगा नाम नहीं है। और ये पूरे का पूरा जो स्ट्रक्चर हम गंगा नदी का पढ़ रहे हैं, याद रखिएगा ये हम पढ़ रहे हैं कहाँ पे? उत्तराखंड। उत्तराखंड उत्तराखंड में फ्लो करती करती और ये नदी पहुँचती है ऋषिकेश। याद रखिएगा, ऋषिकेश तक अगर हम इस नदी की बात करें तो ये नदियाँ हिल्स या पहाड़ों में रहती है और यहाँ तक गंगा नदी का पानी प्योर बहुत ही क्या रहता है? ज़्यादा। ऋषिकेश को योगा कैपिटल ऑफ इंडिया, इसे भारत की योग की राजधानी भी कही गई है, ऋषिकेश से होती हुई। और ये नदी एंटर करती है उत्तराखंड के हरिद्वार में। और याद रखिएगा, हरिद्वार के बाद ये नदी भारत में प्लेन्स या समतल जगह पे एंट्री कर लेती है। और हरिद्वार से ही बेसिकली गंगा नदी में पोल्यूशन या इस नदी के अंदर प्रदूषण होने की शुरुआत हो जाती है। जब तक गंगा नदी ऋषिकेश में होती है तब तक गंगा नदी में पानी काफ़ी साफ रहता है। तो ये बेसिकली हमने गंगा नदी पढ़ी किसमें? उत्तराखंड में। गंगा एक बहुत ही प्राचीन महत्व वाली नदी है, मैंने कल भी बताया था। इसीलिए इस नदी को भारत की नेशनल रिवर या राष्ट्रीय नदी भी कहा गया है। याद रखिएगा, चंद्रगुप्त मौर्य जो कि एक बहुत ही इम्पोर्टेंट राजा रहे हैं हमारे प्राचीन भारत में, चंद्रगुप्त मौर्य के समय एक फॉरेन ट्रैवलर या विदेशी यात्री भारत आया था, जिस विदेशी यात्री का नाम था मैगस्थनीज। और अगर मैं बात करूं मैगस्थनीज की, तो मैगस्थनीज ने एक बुक लिखी थी जिस बुक का नाम था इंडिका। और इंडिका बुक में उसने पहली बार वर्णन किया था किसका? गंगा रिवर का। ऐसी बात नहीं है, अगर हम बात करें हमारे ऋग्वेद की, तो ऋग्वेद में भी एक बार गंगा नदी का नाम मेंशन है। लेकिन अगर मैं एंशियंट इतिहास में किसी एक बहुत बड़े साहित्य की बात करूं जिसमें इस रिवर के बारे में डिटेल में लिखा हुआ है, तो वो मैगस्थनीज द्वारा लिखी गई बुक आपकी कौन सी है? इंडिका। अगर मैं बात करूं तो उत्तराखंड के बाद ये रिवर एंट्री करती है हमारा उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में हरिद्वार के बाद जब रिवर गंगा एंट्री करती है, तो याद रखिएगा कि यहाँ पर गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है या गंगा की सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी है, वो है आपकी कौन सी नदी? यमुना। यमुना। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि गंगा और यमुना आपस में प्रयागराज, जिसे पहले इलाहाबाद के नाम से जानते थे, वहाँ पर एक दूसरे से आकर के मिल जाती है। अब अगर मैं बात करूँ यमुना रिवर की, तो उत्तराखंड में यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलने वाली नदी है आपकी कौन सी? यमुना। अगर मैं बात करूं तो जब भी किसी ग्लेशियर में बर्फ़ जमा होती है तो बर्फ़ का अपना कोई एग्जैक्ट शेप नहीं होता। जैसे गोमुख पे जो बर्फ़ जमती है वो एक गाय के मुंह के रूप में होती है, इसीलिए उसे गोमुख कह देते हैं। ठीक उसी तरीके से यमुनोत्री ग्लेशियर में जो बर्फ़ जमती है, इस ग्लेशियर में उस बर्फ़ का आकार एक बंदर की पूँछ के आकार के जैसा होता है। इसीलिए यमुनोत्री ग्लेशियर के बंदर पूँछ से निकलने वाली आपकी नदी कौन सी नदी कहलाती है? यमुना। यमुना की कुल लंबाई 1375 किलोमीटर है। यमुना रिवर इलाहाबाद या प्रयागराज में आकर के कौन सी नदी से मिल जाती है? गंगा रिवर से मिल जाती है। याद रखिएगा, अगर मैं बात करूं यमुना रिवर की, तो आपने दिल्ली में देखा होगा, ये विश्व की सबसे प्रदूषित नदियों में से एक है। आपकी कौन सी नदी? यमुना। यमुना की अगर मैं बात करूं तो यमुना नदी को विश्व का जैविक मरुस्थल भी कहा गया है। याद रखिएगा, एक्वेटिक डेजर्ट।
एक्वेटिक डेजर्ट का मतलब है कि बेसिकली ये ऐसी नदी है जिसके पानी में जलीय जीव बिल्कुल भी पाए नहीं जाते। कहा जाता है कि अगर किसी नदी के पानी में प्रदूषण का स्तर 1.5 ppm से या पार्टिकल पर मीटर से ज़्यादा हो जाए तो उस नदी के अंदर कोई एक्वेटिक लाइफ नहीं होती। अगर मैं बात करूं दिल्ली में, तो दिल्ली में यमुना का जो पोल्यूशन लेवल है वो 7.5 ppm है। बेसिकली इसमें एक्वेटिक लाइफ दिल्ली में बिल्कुल नहीं है। यही रीज़न है कि इसे जैविक मरुस्थल या एक्वेटिक डेजर्ट कहा गया है। यमुना की जहाँ तक बात करते हैं तो यमुना नदी आपने देखा होगा दिल्ली के आसपास इसमें पानी की मात्रा काफ़ी कम है। ताजमहल के पास आपको आगरा में देखने को मिलेगी कि ऑलमोस्ट पानी ड्राई अप या सूख चुका है। लेकिन अगर आप इलाहाबाद या प्रयागराज जाते हो तो जो टोटल फ़्लो है इन दोनों नदियों का, गंगा और यमुना का, तो यहाँ पे यमुना का फ़्लो 58.5% है, जो कि गंगा से क्या है, ज़्यादा। तो बेसिकली यहाँ पर यमुना में गंगा के कंपैरेटिवली पानी काफ़ी देखने को क्या मिलता है, ज़्यादा। अब क्या रीज़न है? उसका रीज़न है यमुना नदी इससे पहले कि प्रयागराज में आकर के गंगा नदी से मिले, उससे पहले यमुना की 3 इम्पोर्टेंट ट्रिब्यूटरी, 3 महत्वपूर्ण सहायक नदियां हैं, जिसकी वजह से इलाहाबाद तक जाते जाते इस नदी में पानी की मात्रा काफ़ी क्या हो जाती है, ज़्यादा। देखिएगा, यमुना की सबसे इम्पोर्टेंट पहली सहायक नदी है हमारी कौन सी, चंबल। अगर मैं बात करूं चंबल रिवर की, तो चंबल रिवर की कुल लेंथ 1024 किलोमीटर है। ये नदी मध्य प्रदेश मध्य प्रदेश के मऊ में स्थित जनापाव की पहाड़ियों से निकलती है। और याद रखिएगा, जनापाव की जो पहाड़ियाँ हैं वो पार्ट है आपका किसका, विंध्याचल माउंटेन्स या विंध्याचल पर्वतों का। तो मध्य प्रदेश के मऊ, जो कि बर्थ पैलेस रहा है हमारा बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का, वहाँ से निकलती है जनापाव की पहाड़ियों से नदी चंबल। अगर मैं चंबल रिवर की बात करूं तो मध्य प्रदेश से निकल कर के और ये नदी एंट्री करती है राजस्थान में। राजस्थान के बाद ये नदी एंट्री करती है उत्तर प्रदेश में, और उत्तर प्रदेश के इटावा इटावा में जाकर के ये मिल जाती है कौन सी नदी से, यमुना यमुना नदी से मिल जाती है। अगर मैं बात करूं राजस्थान की, तो आपने नाम सुना होगा कोटा, मेडिकल और इसकी कोचिंग के लिए फेमस है कोटा। आपने नाम सुना होगा भरतपुर, भरतपुर जहाँ पे केवला देव वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। और आपने नाम सुना होगा धौलपुर। तो कोटा, भरतपुर और धौलपुर कुछ एक इम्पोर्टेंट सिटीज़ या शहर हैं जो कौन सी नदी के किनारे बसे हुए हैं, चंबल नदी के किनारे। चंबल नदी के अंदर क्रोकोडाइल या मगरमच्छों की संख्या बहुत ही ज़्यादा होती है, इसीलिए इसे भारत की क्रोकोडाइल रिवर ऑफ इंडिया या हिंदी में इसे भारत की मगरमच्छ नदी भी कहा गया है। दूसरा, चंबल रिवर की एक और ख़ास बात, चंबल रिवर भारत की एक ऐसी रिवर है जो रेवाइंस को हिंदी में कहते हैं बीहड़। ये ऐसी भारत की नदी है जो बीहड़ों का निर्माण करती है। अगर मैं बात करूं, अगर आप मध्य प्रदेश के मुरैना में जाते हो या आप उत्तर प्रदेश के सोनभद्र ज़िले में जाते हो, तो जहाँ से गुजरती है चंबल नदी, तो ये भारत में बीहड़ घाटी का निर्माण करती है। बीहड़ बेसिकली नदी के दोनों तरफ ऊंचे ऊंचे उठे हुए रेत के टीले होते हैं, और यहाँ पर बहुत गहरी झाड़ियाँ होती थी जो किसी टाइम पीरियड्स में भारत में डकैतों के छिपने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट जगह होती थी। भारत में जो भी फेमस डकैत रहे हैं, फूलन देवी, लल्लन ददवा, सीमा परिवार, पान सिंह तोमर, ये सब के सब डकैत आए कहाँ से हैं, आपके कहाँ पे रहते थे, बीहड़ों में। तो याद रखिएगा, ये फेमस थी भारत में डकैतों के लिए। दूसरा, अगर मैं बात करूं चंबल रिवर की, तो चंबल रिवर जो है इस नदी के ऊपर कुछ एक इम्पोर्टेंट डैम्स बनाए हुए हैं, कुछ एक महत्वपूर्ण बांध हैं। जैसे इसके ऊपर गांधी सागर बांध बनाया हुआ है। ये एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम है, जल विद्युत परियोजना है, जो कि मध्य प्रदेश के नीमच में है, याद रखिएगा। इसके साथ साथ इसके ऊपर राणा
प्रताप बांध बना हुआ है, जो कि आपका रावत भाटा कहाँ पे है, राजस्थान में। हम पढ़ेंगे रावत भाटा के बारे में। यहाँ पे भारत का न्यूक्लियर पावर प्लांट भी लगा हुआ है। इसी के साथ साथ इसके ऊपर जवाहर सागर बांध है, जो कि आपका कहाँ पे बना हुआ है, कोटा राजस्थान में। इसके साथ साथ अगर मैं बात करूँ चंबल की ट्रिब्यूटरी या हिंदी में सहायक नदियों की, तो बनास और मैज़, बनास और मैज़ ये चंबल की सहायक नदियां हैं जो इसे लेफ़्ट साइड से ज्वाइन करती है। इसके साथ साथ पार्वती, याद रखिएगा ये पार्वती नहीं है, ये पार्वती है। ये काफ़ी न्यूज़ में थी कुछ समय पहले ये नदी, क्योंकि इस नदी के अंदर सोने और चांदी के कुछ एक क्वाइंस या सिक्के मिले थे। तो पार्वती, काली, सिंध और शिप्रा ये सहायक नदी हैं किसकी, चंबल की। और चंबल इटावा मध्य प्रदेश में आकर के और कौन सी नदी से मिल जाती है, हमारी यमुना से। सेकंड, यमुना की सबसे इम्पोर्टेंट ट्रिब्यूटरी या सबसे इम्पोर्टेंट सहायक नदी का नाम है बेतवा। याद रखिएगा इसकी सबसे इम्पोर्टेंट सहायक नदी है दूसरी कौन सी, बेतवा। जहाँ बेतवा रिवर की अगर मैं बात करता हूँ तो बेतवा रिवर कुमारा गांव रायसेन डिस्ट्रिक्ट, रायसेन जिला, मध्य प्रदेश में विंध्याचल माउंटेन्स से निकलने वाली इम्पोर्टेंट नदी है आपकी कौन सी, बेतवा। अगर मैं बेतवा रिवर की बात करूं तो बेतवा रिवर मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में फ़्लो करती है, दो स्टेट्स में ही है। और उत्तर प्रदेश के हमीरपुर, याद रखिएगा उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में आकर के, और ये कौन सी नदी से मिल जाती है, यमुना। बेतवा इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि इंडियन नेवी ने अपनी एक शिप का नाम INS बेतवा रखा था, जो कि कौन सी नदी के नाम के ऊपर था, बेतवा नदी के नाम के ऊपर था। कई बुकों में आपको वित्रवती नदी का भी नाम लिखा मिलेगा, तो याद रखिएगा वित्रवती नदी का ही दूसरा नाम क्या है, हमारा बेतवा रिवर। अगर मैं बात करूं एक बहुत ही फेमस शहर, जिस शहर का नाम है ओरछा, जो कि इम्पोर्टेंट शहर है आपका मध्य प्रदेश में, वो कौन सी नदी के ऊपर बसा हुआ है, बेतवा नदी के ऊपर। ओरछा साम्राज्य की स्थापना 1531 में राजा रुद्र प्रताप सिंह ने की। देखिएगा राजा रुद्र प्रताप सिंह बहुत ही पावरफुल बुंदेलखंड के राजा रहे हैं। इस राजा ने कुछ एक बहुत ही महत्वपूर्ण मंदिरों का निर्माण करवाया है, जिसमें से एक इम्पोर्टेंट मंदिर है ओरछा का हमारा कौन सा, चतुर्भुज मंदिर। इसके साथ साथ ओरछा फोर्ट, ओरछा का जो हमारा किला है, इसके साथ साथ वहाँ पर एक बहुत ही फेमस और भी किला है जिसका नाम मुग़ल राजा जहांगीर के नाम पे रखा गया है, जहांगीर फोर्ट। और इसके साथ साथ वहाँ पर बहुत ज़्यादा रॉयल छतरी, देखिएगा मरने के बाद ये राजा, तो ये मरने वाले राजाओं की याद में और मॉन्यूमेंट या छतरियों का निर्माण कर देते थे। तो बेतवा नदी के किनारे ऐसे आपकी बहुत सी छतरियाँ आपको इन राजाओं को देखने के लिए मिलेगी। इस चीज़ के लिए भी ये रिवर फेमस बहुत ही ज़्यादा है। तो याद रखिएगा चंबल, बेतवा। और इसके साथ साथ तीसरी इसकी जो सबसे इम्पोर्टेंट या जो सबसे महत्वपूर्ण सहायक नदी है वो है हमारी केन रिवर। केन रिवर की अगर मैं बात करूं तो मध्य प्रदेश में कैमूर की पहाड़ियाँ, कैमूर हिल्स है, जो कि मध्य प्रदेश के कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है, कटनी ज़िला में है। तो मध्य प्रदेश के कटनी ज़िले के कैमूर की पहाड़ियों से निकलने वाली नदी है आपकी कौन सी, कैमूर की पहाड़ियों से निकलने वाली नदी केन नदी। केन नदी की टोटल लेंथ 427 किलोमीटर है। ये नदी मध्य प्रदेश से निकल कर के फ़्लो करती है आपका उत्तर प्रदेश में, और उत्तर प्रदेश में बांदा, याद रखिएगा उत्तर प्रदेश के बांदा में जाकर के ये नदी कौन सी नदी से मिल जाती है, यमुना नदी से। अगर मैं बात करूं
केन रिवर की, तो केन रिवर दो चीज़ों के लिए फेमस है। अगर हम जाते हैं छतरपुर, जो कि आपका कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में, तो छतरपुर मध्य प्रदेश में इस नदी के ऊपर एक बहुत ही फेमस जलप्रपात है या पानी के झरने हैं, जो आपके कौन से फॉल्स है, रने हैं। तो याद रखिएगा, रने फॉल्स हैं आपके कहाँ पे, छतरपुर, जो कि आपका कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में। इसके साथ साथ केन नदी मध्य प्रदेश के एक बहुत ही फेमस नेशनल पार्क से होकर के भी गुजरती है। याद रखिएगा, पन्ना नेशनल पार्क, जो कि भारत में टाइगर्स के लिए फेमस बहुत ही ज़्यादा है, उससे होकर के गुजरने वाली नदी भी आपकी कौन सी नदी है, यमुना। इसके बाद उत्तर प्रदेश में इस गंगा की और सहायक नदियों के बारे में हम बात करेंगे। याद रखिएगा, चंबल, बेतवा और केन ये तीनों सहायक नदियां हैं, लेकिन किसकी है, यमुना। अगर मैं बात करूं तो गुरु वशिष्ठ की बेटी का नाम था गोमती। याद रखिएगा, गोमती जो थी वो गुरु वशिष्ठ की बेटी थी, और गुरु वशिष्ठ की जो बेटी थी उसी के नाम के ऊपर एक बहुत ही फेमस रिवर है भारत की, जिस नदी का नाम है गोमती। गोमती नदी का जो ओरिजिन पॉइंट या जो उद्गम स्थल है वो उत्तर प्रदेश का पीलीभीत डिस्ट्रिक्ट है। याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश के पीलीभीत डिस्ट्रिक्ट से निकलती है आपकी कौन सी नदी, गोमती। अगर मैं बात करूं गोमती नदी की, तो गोमती नदी के किनारे एक बहुत ही फेमस शहर बसा हुआ है, जिसे सिटी ऑफ नवाब या नवाबों का शहर भी कहते हैं, जिस शहर का नाम क्या है, लखनऊ। याद रखिएगा, लखनऊ का ही पुराना नाम क्या था, अवध। कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है, गोमती। आगे चलते हैं, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट शहर आता है जौनपुर। याद रखिएगा, मैंने आपको बताया था फिरोज शाह तुगलक में कि जौनपुर को सिराज ऑफ इंडिया, भारत का सिराज कहा जाता है। तो जौनपुर भी कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है, गोमती। इससे आगे चलने पर बनारस के पास एक जगह आती है सैदपुर। सैदपुर जो कि कहाँ पे है, बनारस। और सैदपुर बनारस में जाकर के ये नदी मिल जाती है हमारी कौन सी नदी से, गंगा नदी से। इससे आगे चलते हैं, अगर मैं बात करूं उत्तराखंड, तो उत्तराखंड में पौड़ी गढ़वाल एक डिस्ट्रिक्ट है हमारा, पौड़ी गढ़वाल। पौड़ी गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट में और एक रिवर ओरिजिनेट होती है, एक नदी निकलती है, जिस नदी का नाम है रामगंगा। राम गंगा। याद रखिएगा, रामगंगा नदी रामनगर में स्थित जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से होकर गुजरती है, और नैनीताल से क्रॉस करने के बाद, और ये नदी उत्तराखंड के बाद एंट्री करती है उत्तर प्रदेश में। 596 किलोमीटर लंबी ये नदी उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में फ़्लो करती है, और उत्तर प्रदेश के कन्नौज में आकर के ये कौन सी नदी से मिल जाती है, गंगा से। याद रखिएगा, कन्नौज को भारत में परफ्यूम कैपिटल या इत्र की क्या कही जाती है, राजधानी। तो ये बेसिकली वो नदियां हैं जो उत्तर प्रदेश में ज्वाइन करती है रिवर गंगा और रिवर यमुना को। अगर मैं बात करूं उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश में फतेहगढ़, इसके साथ साथ कन्नौज, इसके साथ साथ कानपुर, अलीगढ़, बिठूर। याद रखिएगा, बर्थ पैलेस रहा है मणिकर्णिका का, रानी लक्ष्मी बाई का। प्रयागराज, जिसे इलाहाबाद कहते हैं, मिर्ज़ापुर, बनारस और गाज़ीपुर कुछ एक महत्वपूर्ण शहर हैं जो कौन सी नदी के किनारे बसे हुए हैं, रिवर गंगा के किनारे। प्लीज़ मेरी आप लोगों से एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप लोगों को अगर हमारी वीडियो पसंद आ रही है सो प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। इसके बाद हम गंगा नदी के बारे में पढ़ते हैं। भारत के कौन से स्टेट या कौन से राज्य में, बिहार। देखिएगा, अगर मैं बात करूं तो आज हम मॉडर्न डे में 4G नेटवर्क का यूज़ कर रहे हैं, लेकिन इससे पहले 3G नेटवर्क आता था। 3G ज़रूर याद रखिएगा, 3G गंगा की सहायक नदियां हैं। 3G का मतलब है 1G से आपका गोमती, 1G से आपका गंडक और 1G से आपका
कौन सी नदी? घाघरा। तो बेसिकली गोमती नदी के बारे में तो हम पढ़ चुके हैं, कहाँ पे? उत्तर प्रदेश में। गंडक और घाघरा नदी के बारे में हम पढ़ेंगे कहाँ पर? बिहार में। अगर मैं बात करूँ बिहार में, तो बिहार में एंट्री करती है जब हमारी कौन सी नदी? गंगा। तो गंगा नदी से आकर के सबसे इम्पोर्टेंट रिवर जो इससे मिलती है या इसकी जो ट्रिब्यूटरी है, वो रिवर आपकी कौन सी है? गंडक। एक कंफ्यूज मत होइएगा, गंडक नदी को नारायणी, गंडकी, नारायणी, गंडकी या शालिग्राम नदी के नाम से भी जाना जाता है। बेसिकली जब ये नदी पहाड़ों में होती है तब इसे गंडकी या शालिग्राम कहते हैं, और जैसे ही ये नदी प्लेन्स इलाके में प्रवेश करती है तो इसे समतल इलाकों में नारायणी नदी के नाम से जाना जाता है। गंडक नदी हिमल ग्लेशियर, हिमनद ग्लेशियर नेपाल से ओरिजिनेट होती है। नेपाल से निकलने के बाद ये नदी एंट्री करती है बिहार में, और याद रखिएगा बिहार में ये नदी चंपारण के बाद सारण डिस्ट्रिक्ट, सारण के बाद मुजफ्फरपुर। याद रखिएगा भारत में लीची के लिए बहुत ही फेमस शहर है आपका कौन सा? मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर के बाद हाजीपुर, और हाजीपुर से फ्लो करती हुई हाजीपुर, याद रखिएगा जहाँ से हमारे सांसद जिनका अभी पिछले साल निधन हुआ है, रामविलास पासवान, यहाँ से थे, अब उनके बेटे चिराग पासवान है हाजीपुर से फ्लो करती हुई और बिहार में पटना के पास आकर के ये आपकी कौन सी नदी से मिल जाती है? गंगा नदी से। ठीक है, तो बहुत ही इम्पोर्टेंट रिवर रही है भारत की गंडक। ठीक है, गंडक के बाद जैसा कि मैंने दूसरा बताया, दूसरा इम्पोर्टेंट रिवर है हमारी कौन सी? घाघरा। एक तो इस रिवर में बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा, एक घग्गर रिवर भी है जो कि हरियाणा में फ़्लो करती है, वो घग्गर रिवर है, और याद रखिएगा ये रिवर घाघरा है। घाघरा रिवर जो है इसका ओरिजिन पॉइंट मप्सातुंग ग्लेशियर, मप्तासुंग ग्लेशियर है जो कि आपका कहाँ पे है? नेपाल। वहाँ से निकलती है ये नदी, और ये नदी नेपाल से निकलने के बाद हमारा उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश के बाद एंट्री करती है हमारी कहाँ पे? बिहार। और याद रखिएगा बिहार में रिवेलगंज में आकर के, और ये कौन सी नदी से मिल जाती है? गंगा। कई बार क्वेश्चन आएगा घाघरा नदी को ही शारदा नदी भी कहा गया होगा, तो याद रखिएगा शारदा नदी इसकी एक बहुत ही महत्वपूर्ण सहायक नदी या ट्रिब्यूटरी है। इसके साथ साथ जैसे ही घाघरा नदी एंट्री करती है उत्तर प्रदेश के कौन से डिस्ट्रिक्ट में? फैज़ाबाद। तो फैज़ाबाद डिस्ट्रिक्ट में, और घाघरा नदी को ही किस नाम से बुलाया जाता है? सरयू। तो याद रखिएगा घाघरा नदी का ही नाम क्या है दूसरा? सरयू। और यही वो नदी है जिसके किनारे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट शहर बसा हुआ है जो कि भगवान राम की जन्मभूमि है, जिस शहर का नाम क्या है? अयोध्या। और यहाँ से बहती हुई 1080 किलोमीटर ये लंबी ये नदी रिवेलगंज बिहार में आकर के कौन सी नदी से मिल जाती है? गंगा। तो याद रखिएगा एक तो गंडक और एक घाघरा। इसके अलावा तीसरी सबसे इम्पोर्टेंट नदी जो बिहार में गंगा की ट्रिब्यूटरी या गंगा की सहायक नदी है, उस नदी का नाम है कोसी। देखिएगा अगर मैं कोसी नदी की बात करूं तो ये नदी गोसाई धाम, याद रखिएगा गोसाई धाम, जो कि बहुत पास है आपका किसके? माउंट एवरेस्ट के, नेपाल में। तो ये नदी गोसाई धाम माउंट एवरेस्ट के पास नेपाल से निकलती है, और नेपाल से निकलने के बाद ये नदी एंट्री करती है भारत में कहाँ? बिहार। और बिहार में कुसरेला, याद रखिएगा कुसरेला, जो कि बिहार के कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है? कटिहार डिस्ट्रिक्ट, बिहार में आकर के, और ये नदी मिल जाती है कौन सी नदी से? गंगा नदी से। चूँकि
इस नदी का अपना कोई फैलाव क्षेत्र या कैचमेंट एरिया नहीं है। हर बार जब ये नदी आती है और मानसून में जब इस नदी में पानी की मात्रा ज़्यादा होती है, तब ये नदी अपने कोर्स या प्रवाह को शिफ्ट कर लेती है। आज ये नदी जहाँ पे बह रही है, कभी ये नदी उससे 120 किलोमीटर साउथ में बहा करती थी। मतलब धीरे-धीरे ये नदी अपने कोर्स को क्या करती जा रही है? शिफ्ट। यही रीज़न है कि ये नदी बिहार में हर साल क्या लेकर के आती है? बाढ़। इसीलिए कोसी को सोरो ऑफ बिहार या हिंदी में बिहार का क्या कहा गया है? शोक। इसके साथ बिहार में गंगा से मिलने वाली एक इम्पोर्टेंट ट्रिब्यूटरी या सहायक नदी का नाम है सोन। याद रखिएगा, सोन रिवर। देखिएगा, सोन रिवर की अगर मैं बात करूं तो मध्य प्रदेश में एक डिस्ट्रिक्ट है अनूपपुर, और अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट में है अमरकंटक। और याद रखिएगा, अमरकंटक जो है वो पार्ट है कौन सी पहाड़ियों का? सतपुड़ा की पहाड़ियों का। तो अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश में स्थित अमरकंटक से निकलती है आपकी कौन सी नदी? सोन नदी। अगर मैं सोन नदी की बात करूं तो इस नदी की कुल लेंथ 780 किलोमीटर है, और ये नदी मध्य प्रदेश से निकल करके नॉर्थ की तरफ फ्लो करती है, और ये बिहार में पटना में जा कर के कौन सी नदी से मिल जाती है? गंगा। याद रखिएगा, अगर आपसे कोई पूछता है कि पटना एक ऐसा शहर जिसे पुराने किस समय के नाम से जाना जाता था? पाटलिपुत्र। वो कौन कौन सी नदियों के संगम पे बसा हुआ है? तो वो बसा हुआ है सोन और कौन सी नदियों के संगम पे? गंगा। सोन भारत की, याद रखिएगा, एक ऐसी एकमात्र ऐसी नदी है जो दक्षिण से नॉर्थ उत्तर की तरफ बहती है। याद रखिएगा, ये नदी मध्य प्रदेश से निकलती है और ऊपर की तरफ फ्लो करती हुई बिहार में जाकर के किससे मिलती है? गंगा नदी से। तो सोन दक्षिण से उत्तर की तरफ चलने वाली भारत की एक बहुत ही महत्वपूर्ण नदी है। अगर मैं बात करूं मध्य प्रदेश के शहडोल शहडोल डिस्ट्रिक्ट में, तो मध्य प्रदेश के शहडोल डिस्ट्रिक्ट में इस नदी के ऊपर एक डैम या एक बांध बनाया हुआ है, जिस बांध का नाम है बन सागर बांध। बिहार की जहाँ तक बात करते हैं तो बिहार में भागलपुर, आपने नाम सुना होगा, भागलपुर, पटना पटना कटिहार और मुंगेर, ये ऐसे डिस्ट्रिक्ट या ऐसे ज़िले हैं जो पूरे कौन सी नदी के ऊपर बसे हुए हैं? गंगा। इसके बाद गंगा को हम लास्ट कौन से स्टेट या कौन से राज्य में पढ़ते हैं? वेस्ट बंगाल या पश्चिमी बंगाल में। देखिएगा, पश्चिमी बंगाल में जब एंट्री करती है आपकी कौन सी रिवर? गंगा। तो पश्चिमी बंगाल में गंगा रिवर की कोई इम्पोर्टेंट सहायक नदी नहीं है, लेकिन इसकी सबसे इम्पोर्टेंट एक डिस्ट्रीब्यूटरी है। डिस्ट्रीब्यूटरी को हम हिंदी में कह देते हैं वितरिका। वितरिका का मतलब होता है जब किसी बड़ी नदी में से किसी छोटी नदी को निकाला गया है। तो वेस्ट बंगाल के धूलिया से और गंगा से एक डिस्ट्रीब्यूटरी या एक वितरिका को निकाला गया है, जो कि आपकी कौन सी रिवर है? हुगली रिवर। याद रखिएगा, जहाँ हम हुगली रिवर की बात करते हैं तो वो गंगा की सहायक नदी नहीं है, वो गंगा की वितरिका है। अब हुगली नदी को क्यों निकाला गया है यहाँ से? हुगली नदी को इसलिए निकाला गया है क्योंकि बंगाल के लोगों की या किसानों की पानी की ज़रूरत बहुत ही ज़्यादा थी। बंगाल भारत का एक ऐसा राज्य है जिसे जूट स्टेट या जूट राज्य भी कहा जाता है, और जूट का प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा बंगाल में होता है, और जूट से रस्सियाँ बनाने के लिए जूट को पहले पानी में सड़ाना पड़ता है। तो यहाँ के लोगों की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट थी पानी की, इसीलिए इस नदी को निकाला गया। दूसरा, यहाँ तक आते आते गंगा नदी में सिल्ट या पानी में गाद या मिट्टी बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो इस मिट्टी को भी इस तरफ ट्रांसफ़र कर दिया गया ताकि आगे गंगा नदी का पानी कुछ साफ़ हो जाए, क्योंकि आगे गंगा नदी के ऊपर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट बनाया गया है। देखिएगा, हुगली नदी के ऊपर ही पूरे का पूरा शहर बसा हुआ है आपका कौन सा? कलकत्ता जो शहर है वो हुगली नदी पे बसा हुआ है। दूसरा, हुगली नदी के ऊपर ही एक बहुत ही फेमस ब्रिज है भारत का, कौन सा ब्रिज? हावड़ा ब्रिज। इसके साथ साथ अगर मैं बात करूं हुगली नदी की, तो हुगली नदी के ऊपर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बंदरगाह है, वेस्ट बंगाल की कौन सी? हल्दिया।
तो हल्दिया बंदरगाह भी आपकी कौन सी नदी के ऊपर है? हुगली। दूसरा, अगर मैं बात करूं हुगली नदी की, हुगली नदी को बेसिकली क्यों बनाया गया था, क्यों निकाला गया था? एक बहुत ही इम्पोर्टेंट नदी है जिस नदी का नाम है दामोदर। दामोदर नदी जो है वो नदी छोटा नागपुर प्लेटू, छोटा नागपुर पठार से निकलती है आपकी। और ये नदी भी कोसी नदी की तरह बिहार में हर साल बाढ़ लेकर के आती है बंगाल में। इसीलिए इस नदी को सोरो ऑफ बंगाल या बंगाल का शोक कहा गया है। इस तरीके से निकाला गया है हुगली नदी को कि दामोदर रिवर कहीं ना कहीं हुगली नदी को क्रॉस करे, जिसकी वजह से दामोदर रिवर के पानी को हुगली में ला करके कंट्रोल किया जा सके, ताकि वेस्ट बंगाल के बाकी जगहों पर और दामोदर की वजह से बाढ़ ना आए। यही रीज़न है कि इस नदी को यहाँ से निकाला गया है। अगर मैं हुगली नदी की बात करूँ तो हुगली नदी इसके साथ साथ फ्लो करती हुई और पश्चिम बंगाल से गिरती है सागर द्वीप में, और सागर द्वीप से गिर जाती है बे ऑफ बंगाल या हिंदी में बंगाल की खाड़ी में। तो याद रखिएगा, हुगली गंगा की एक ट्रिब्यूटरी है, वितरिका है, ना कि गंगा की एक सहायक नदी। इससे आगे चलते हैं, इससे आगे, और जैसे ही गंगा एंट्री करती है किसमें? बांग्लादेश में। तो बांग्लादेश में एंट्री करने से पहले वेस्ट बंगाल में और गंगा के ऊपर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट या जल विद्युत परियोजना या एक बांध बनाया हुआ है, जिस बांध का नाम हमारा क्या है? फरक्का डैम। फरक्का डैम को 21 अप्रैल 1975 को एस्टेब्लिश किया गया, और ये भारत बांग्लादेश की सीमा पे स्थित है। आपकी कौन सी नदी के ऊपर? गंगा नदी के ऊपर। इसके बाद गंगा नदी एंट्री कर लेती है बांग्लादेश में। देखिएगा, अगर मैं बात करूं मुर्शिदाबाद, भारत में बीड़ी इंडस्ट्री, बीड़ी बनाने की इंडस्ट्रीज़ काफ़ी है मुर्शिदाबाद में। 1757 में लड़ा गया युद्ध पलासी, इसके साथ साथ डायमंड हार्बर, डायमंड हार्बर, डायमंड हार्बर के साथ साथ बैरकपुर, जहाँ से 1857 की क्रांति की शुरुआत करने वाले मंगल पांडे ने, जहाँ जिस यूनिट में रह करके और इनफील्ड राइफल्स के खिलाफ बगावत की थी, जहाँ से आगे चल करके 1857 की क्रांति की शुरुआत हुई, तो वो मंगल पांडे से एसोसिएटेड जगह बैरकपुर भी कौन सी नदी के किनारे बसी हुई है? गंगा नदी के किनारे। अगर मैं बात करूं गंगा नदी की, तो गंगा नदी जैसे एंट्री करती है हमारी किस में? बांग्लादेश में। तो बांग्लादेश में गंगा नदी का नाम गंगा नहीं होता, यहाँ पे गंगा नदी का नाम क्या पड़ जाता है? पद्मा। याद रखिएगा, पद्मा नदी है का नाम है गंगा नदी का। कहाँ पे? बांग्लादेश में। बांग्लादेश में जब गंगा नदी एंट्री करती है तो गंगा से एक और इम्पोर्टेंट सहायक नदी इससे आकर के मिलती है, जिस सहायक नदी का नाम क्या है? मेघना। मेघना जो नदी है, ये नदी सूरमा, याद रखिएगा, सूरमा और कुशियारा रिवर के संगम के कारण बनती है। सूरमा और कुशियारा रिवर भारत से निकलती है, लेकिन ये नदी किशोरगंज बांग्लादेश में जाकर के एक दूसरे से मिल जाती है, और जहाँ पे ये किशोरगंज बांग्लादेश में मिलती है, उसके बाद इस नदी का नाम क्या पड़ जाता है? मेघना। और इसी के बाद ये मेघना चांदपुर बांग्लादेश में जाकर के और आपकी कौन सी नदी से मिल जाती है? पद्मा। तो ये थी रिवर गंगा आपकी उत्तराखंड से लेकर के और वेस्ट बंगाल और उससे आगे कहाँ तक? बांग्लादेश तक। आई होप कि आपको आज की वीडियो समझ में आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई, अच्छी लगी, तो इस पे कमेंट कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।